अजय भाई को तो राजस्थान से पकड़ा है और अभय चौटाला को जज के घर से पकड़ा है। आप एहसास तो नहीं है कि मैं उन घटनाओं पे कुछ भी पूछ लीजिए। जी आप उस वक्त भजनलाल जी के इन्फ्लुएंस में थे कि मेरी पिटाई हुई है, तो इसमें मान की हानि किसकी करी? आपने खुद की करी या अभय चौटाला जी देते हैं तो 100 करोड़ आप दे पाएंगे? हैं अपने पास 100 करोड़? और एक गुंडा नेता उसकी खुद पिटाई करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, तो ये आने वाला पिट भी जाता है। IAS IPS को बेरहमी से पीटना या उसको गालियां देना, या तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग। भजनलाल जी मुझे यहाँ नहीं लेकर आए। दूसरी बात, उस इंसिडेंट में जो अरेस्ट मैंने किए थे, हम आपके फेवर में गवाही दे देंगे। उसमें रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया, हमने लोकल पुलिस ने उसको सपोर्ट की, क्योंकि इट्स एन ओपन सीक्रेट की मेरी पिटाई हुई। ये एक पॉलिटिकल साजिश है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई IPS जाकर किसी की गिरफ्तारी जो टीम होती है उसको लीड करे, से अभय चौटाला साहब बता रहे हैं कि कोई साजिश है या इस तरह की, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में आपका डेपुटेशन हुआ था। और काफी दबंग लोग हैं, इनसे सब डरते हैं। चौटाला साहब मिनिस्टर MLA को ठोकते थे। अभय भाई ने काफी IAS IPS अफसरों को पीटा है, और मैंने अभय भाई को एक नेता की तरह अरेस्ट किया है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर इंडिया लाइव। और मेरे साथ है RS यादव जी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति के अंदर पिछले कुछ समय से काफ़ी हलचल मचाई हुई है। बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे चैनल इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर लोग इनके बारे में अलग से भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इनका वो इंटरव्यू कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों। तो हम उन सभी चीज़ों के ऊपर इनसे सवाल जवाब करेंगे। और सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमो बुद्धाय, थैंक यू। सर, 100 करोड़ का मानहानि के मुकदमे की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा वो कर देते हैं तो 100 करोड़ आप दे पाएंगे? हैं अपने पास 100 करोड़? नहीं, देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हिमांशु भाई, क्योंकि मैंने सच बोला है जी। जैसा कि मुंडक उपनिषद में कहा है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की जीत होती है हमेशा, ना कि झूठ की। एक्चुअली मुझे समयराम कौशिक DSP और मंजीत अहलावत वो सफीदो थाने से और सिरसा चौटाला चौकी में ले गए, और अभय चौटाला साहब ने मेरी पिटाई करी। ये एक सच्चाई है जो मैंने बोली है, इसमें ना कि उन पर कोई लीगल कार्रवाई के लिए नहीं बोली। मेरी जो पूरे 33 साल के पुलिस कैरियर के संस्मरण धर्मेंद्र कवारी जी ने पूछे 86 मिनट के इंटरव्यू में, 1 मिनट में ये बोला, भाई कभी कभी पुलिस वाला पीटने वाला पिट भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी पुलिस कैरियर में, ये खतरों से भरा कैरियर है, आर्मी से भी ज़्यादा हजारडस है, इसमें ऐसा खतरा होता है। कई लोग दुश्मनी निकालते हैं और बुरा मान जाते हैं। हमने तो लीगल कार्रवाई करी थी, वो बुरा मान गए, उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। तो यदि वो बात होती है, हम साबित कर देंगे कि ये सच्चाई है। और बहुत पुलिस वाले मेरे को फ़ोन कर चुके हैं कि साहब आपकी पिटाई के वक्त वहाँ हम हाजिर थे, हम आपके फेवर में गवाही दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं, सच है, ये सच है, सब जानते। इट्स एन ओपन सीक्रेट की मेरी पिटाई हुई, इनको बहुत लोगों को पिटाई इन्होंने। जी, इनका नेचर पिटाई का है। दूसरी बात, इसमें अगर लीगल पहलू में आपने जरूर बात भी की होगी, आपकी वाइफ जो है वो भी जुडिशरी से जुड़े रहे हैं, आपको भी कानून की नॉलेज होगी क्योंकि IPS रहे हैं। तो ये जैसे जो आपने कहा कि मेरी पिटाई हुई है, तो इसमें मान की हानि किसकी करी? आपने खुद की करी या अभय चौटाला जी की करी? इसमें इंसल्ट किसकी हो रही है अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो? क्योंकि अपने बारे में तो आदमी बात कर ही सकता है। मैंने तो उनकी मान की हानि करी नहीं, मैंने तो एक फैक्ट बताया है। और सच बोलना किसी के मान की हानि नहीं है, इट्स ए फैक्ट कि ऐसा कभी कभी पुलिस और जो है नेताओं में टकराव हो जाता है और ऐसे परिणाम होते हैं। ये पब्लिक इंटरेस्ट में बताया गया ताकि जनता अच्छे नेताओं को चुने। अब एक बच्चा मेहनत से हिमांशु भाई IPS बनता है, उसके माँ बाप कितनी मेहनत से उसको 25-30 साल पढ़ा के बनाना ही बहुत बड़ी बात है। IPS बनाते हैं, और बने बनाए अच्छे IPS की एक नेता जब उसके पास पावर मिलती है और एक गुंडा नेता उसकी खुद पिटाई करता है, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है, तो ये आम जनता में चर्चा करे और इसका मेन पर्पज है प्रजातंत्र में अच्छे नेता चुने जाए। आपके इंटरव्यू के बाद बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए, लोगों ने सवाल खड़े करे, तो मेरे ज़्यादातर सवाल उन सवालों के ऊपर होंगे ताकि लोगों को इस घटना के बाद जो प्रश्न पैदा हुए हैं उनके उत्तर मिलें। तो आप एहसास तो नहीं है कि मैं उन घटनाओं पे कुछ भी पूछ लीजिए। जी। तो मेरा सच बोलना है, मुझे एहसास होने की जी। तो मेरा अगला सवाल है जो मैंने अभय चौटाला जी के इंटरव्यू में देखा कि धर्मेंद्र कवारी जी जो हैं वो अपने स्टूडियो के बाहर जाकर किसी का इंटरव्यू नहीं करते, वो स्पेशल इतनी दूर चल के आपका इंटरव्यू करने आए। ये एक पॉलिटिकल साजिश है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हिमांशु भाई, ये पॉलिटिकल साजिश नहीं है।
मैं गुजरात से रिटायर हुआ 28 फरवरी 2022 जी और उसके 2-3 दिन बाद में हरियाणा आ गए, यहाँ फार्म हाउस में आके रहने लगा। तो वो रिटायरमेंट के बाद से ही वो मुझे बार बार कह रहे थे, सर आप अपने जो 33 साल का पुलिस करियर है उसके बारे में मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है, कर लीजिए। मैंने कहा भाई आगे चुनाव हैं, किसी का फ़ायदा नुकसान हो तो ये 24 का चुनाव निकल जाने दो, बाद में करेंगे। और जैसे अभय चौटाला साहब बता रहे हैं कि कोई साजिश है या इस तरह की भाई बीजेपी करा रही है या कांग्रेस करा रही है, जजपा करा रही है, उन्होंने कहा है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आरएस यादव पॉलिटिक्स में कोई टिकट विकट लेने के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसी योजना कोई होती मेरी तो मैं ये चीज़ 22 में इंटरव्यू दे सकता था, 23 में दे सकता था, 24 में भी दे सकता था चुनाव से पहले, लेकिन अब मैं 25 भी लगभग निकल गया। 23 नवंबर को मैंने अब इंटरव्यू धर्मेंद्र कुंवारी साहब को दिया। 86 मिनट का इंटरव्यू है, उसमें 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं कि एक इंसिडेंट ऐसी भी हुई थी मेरे करियर में जो बहुत ही मतलब पीड़ादायक थी, और ऐसा करियर में पुलिस में हो जाता है कभी कभी। आपके लिए क्या अगर ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए कोई भी आदमी जो कोई परंपरागत अपराधी नहीं है, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उन सबके लिए ही जीवन में कभी ना भूलने वाला हादसा होता है। हाँ, हो जाता है जी। ये जीवन एक्चुअली ये कर्मा थ्योरी भी इसमें होती है हिमांशु भाई। हम जो कर्मानुसार हमें फल आते रहते हैं और चीज़ें चलती रहती हैं, जाने अनजाने हमसे भी जैसे गलतियाँ होती है तो ये चलता रहता है। इट्स माई स्टोरी ऑफ माई लाइफ ही आस्क्ड मी, और ये इस एंगल से बताई गई है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस पे चर्चा और काम आए, लोग अच्छे नेताओं को चुने जो कि किसी पुलिस ऑफिसर IAS IPS को बेरहमी से पीटना या उसको गालियां देना या उसको बदतमीजी करना ये सब नहीं करे, तो उनसे तमीज़ से बात करें। नेता पब्लिक चुन लेती है, ठीक है, वो इलेक्टेड है, हम लोग सेलेक्टेड हैं, लेकिन इलेक्टेड को सेलेक्टेड प्रजातंत्र में इलेक्टेड ऊपर है, सेलेक्टेड नीचे है, लेकिन उनको उनकी बेइज्जती करने का अधिकार है नहीं है, उनको पीटने का अधिकार नहीं है। अपनी शक्तियां और हाँ, दोनों की तो अपना दोनों सम्मान अपने है। लिमिट में रहें और उनका टकराव नहीं हो तो अच्छा है। एक सवाल और उठ के आ रहा है कि आप उस वक्त भजनलाल जी के इन्फ्लुएंस में थे, और जैसे काफ़ी इंटरव्यूज़ में उन्होंने भी कहा है, और आपने आउट ऑफ द वे जाकर कुछ गिरफ्तारी वगैरह की थी। मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूँ, पहले मुझे वाकया पूछना चाहिए था और फिर ये सवाल करना चाहिए, लेकिन मैं पहले सवाल करके फिर वाकया कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के सवाल ये हैं। तो क्या भजनलाल जी का कुछ इन्फ्लुएंस था उस वक्त, भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे? थोड़ा सा ये भी हाँ बताइए। हिमांशु भाई, ये लोग कहते कि भजनलाल जी मेरे को गुजरात थे, मेरा काडर गुजरात था और वो मेरे को डेपुटेशन पे यहाँ पर लेकर आए, ये सच नहीं है। एक्चुअली 1989 में मैं हरियाणा आ गया था, उस समय मुख्यमंत्री खुद ओम प्रकाश चौटाला साहब थे। यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में आपका मैं डेपुटेशन हुआ आया, था? और डेपुटेशन नहीं था, ये कोर्ट ऑर्डर था। अच्छा, डेपुटेशन तो सिर्फ 5 साल का होता है किसी दूसरे काडर से। मैं तो यहाँ 7 साल रहा हूँ, तो 89 से 96 तक, और मैं कोर्ट ऑर्डर से आया था। मैं हरियाणा वालों में टॉपर था। मेरी वाइफ से जज मैडम जो है अनूप यादव, उनसे शादी हो चुकी थी, और मैंने कोर्ट में वो सिंगल वैकेंसी इंसाइडर की रिजर्व कर दी। मैंने कोर्ट में चैलेंज करी, साहब मैं तो इस भरोसे में मैरिज भी कर चुका हूँ कि मुझे काडर मिलेगा और ये सिंगल वैकेंसी कैसे रिजर्व हो सकती है। तो फिर उन्होंने कोर्ट ने कहा ठीक है हम आपको स्टे देते हैं, और स्टे के बेस पे मैं 7 साल रहा। 7 साल बाद फैसला कोर्ट ने दिया कि सिंगल वैकेंसी भी रिजर्व हो सकती है और आपको गुजरात जाना है, तो 96 में मैं गुजरात चला गया। भजनलाल जी मुझे यहाँ नहीं लेकर आए। दूसरी बात, उस इंसिडेंट में जो अरेस्ट मैंने की उसमें रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया, हमने लोकल पुलिस ने उसको सपोर्ट दी, क्योंकि इसमें भजनलाल जी ने इतना जरूर कहा था कि भाई लोकल पुलिस, क्योंकि इन्होंने कहा होगा जी लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं दे रही है, तो उन्होंने कहा था कि आप इनको अरेस्ट करने में इनकी मदद करें, तो उतनी हेल्प हमने करी है, एंड इट वाज लीगल अरेस्ट। और मैंने अजय अभय भाई को एक नेता की तरह अरेस्ट किया है। अजय चौटाला जी सम्मानजनक तरीके से अपनी गाड़ी में मैं बिठा के लाया फफड़ाना से। पहले तो वो कह रहे थे कि मैं सिरसा में रैली करी कि यहाँ मैं गिरफ्तारी देने वाला हूँ, एसपी में हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाए। जब हम वहाँ पहुँचे, रेलवे पुलिस और हम लोग, तो वो अपनी गाड़ी में चुपचाप निकल के वहाँ से चले गए। तो हमने उनका पीछा किया, पीछा करते हुए वो एक गांव फफड़ाना में डीएसपी के घर में मिले। वहाँ से मैं उनको अपनी गाड़ी में इज्जत के साथ ले आए, कोई मारपीट नहीं करी। जिस तरीके से एक नेता का, पब्लिक के लीडर का जिस तरीके से सम्मानजनक ढंग से गिरफ्तारी हुई है, अजय भाई की भी और अजय भाई की, दोनों रिस्पेक्टफुली हमने अरेस्ट करी है। लेकिन इनका जो बदला था वो बड़ा बेरहम था।
जी, मैं दुष्यंत चौटाला जी का भी एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें किसी ने उनसे सवाल पूछ लिए, क्योंकि सवाल तो हरियाणा में चारों तरफ से सभी आज के दिन सवाल ये का। उठ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो बच्चे थे छोटे और हमारे घर के अंदर सिरसा वाले मकान पे 150-200 पुलिस वाले कूद के आ गए और हमारे ड्राइवर को पिकअप के अंदर उल्टा लटका के मारा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो अजय भाई को तो राजस्थान से पकड़ा है और अभय चौटाला को जज के घर से पकड़ा है। उनके घर तो मैं कभी गया ही नहीं, मैं तो उनका घर देखा ही नहीं है कहाँ क्या है, और ना ही हमने उनके घर पुलिस वाले भेजे। मैं पुलिस वालों को मेरी डायरेक्शन थी, हो सके तो घर में टकराव नहीं हो, वायलेंस नहीं हो, ऐसी जगह अरेस्ट करो, वहाँ बाहर आए हो चुपचाप अरेस्ट करके पेश कर दो जज को। तो हम नॉन वायलेंट पीसफुल अरेस्ट करना चाहते थे और दोनों की अरेस्ट हमने नॉन वायलेंट की और पीसफुल करी। कोई वायलेंस उस दौरान कोई हिंसा नहीं, ना हमने गोली चलाई ना उन्होंने गोली चलाई। काफ़ी दबंग लोग हैं, इनसे सब डरते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पीसफुल अरेस्ट करने में मैं कामयाब हुआ। ऐसा भी एक मैं लॉयर्स का इंटरव्यू दे रहा था, क्योंकि कोई पॉडकास्ट में 2 अलग अलग ही लोग बात कर रहे थे, पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। तो मैंने देखा उन्होंने कहा कि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है कि कोई आईपीएस जाकर किसी की गिरफ्तारी की जो टीम होती है उसको लीड करे। तो बोला ये इनका पर्सनल इंटरेस्ट होने की वजह से ये उसको लीड कर रहे थे, वरना एसएचओ जाता है या कोई ऐसा अधिकारी जाते हैं जो, लेकिन आईपीएस लेवल का अधिकारी इस प्रकार की टीमों की गिरफ्तारी को लीड नहीं करता है। इसमें कुछ सच्चाई है क्या? हाँ, टेक्निकल बात हिमांशु भाई, इसमें ऐसा है कि वैसे तो मेरे लिए अच्छा होता मैं वहाँ नहीं जाता जी। क्योंकि इन लोगों के पास जैसे सत्ता आई 5 साल 2000 से 2005, उसमें बदला लिया। मैं मेरे डीएसपी को या इंस्पेक्टर को भेज देता, वो गिरफ्तार करके बदला उनसे लेते ही, पिटाई फिर उनकी करते, टॉर्चर उनको। हाँ, उनको टॉर्चर पिटाई जो होना था उनका होता, तो मैं बच सकता था जी। लेकिन क्योंकि जैसा कि बाइबल में भी कहा गया है कि अच्छा गडरिया, अच्छा लीडर वो है जो अपनी भेड़ बचाने के लिए खुद शेर से अपनी भेड़ बचाने खुद अपनी जान दे देता लीडर्स है। लीड विद ये लीडर, एग्जांपल। हाँ, लीडर्स लीड। और मैंने हमेशा पुलिस में ऐसा किया है, जहाँ कोई सीरियस और ऐसी बात हो, मेरे जूनियर बोलते हैं साहब इसमें यदि आप साथ रहें तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। और अच्छा था कि मैं साथ था और मैंने उस समय कोई, हमारी दोनों गिरफ्तारियों में ना उन्होंने गोली चलाई ना हम, ये दबंग टाइप लोग हैं। तो ना ये, जैसे कि आप जानते हैं चौधरी देवीलाल जी ने तो गवर्नर को पीट दिया था, चौटाला साहब मिनिस्टर और एमएलए को ठोकते थे। जी। अजय का तो नहीं पता, लेकिन अभय भाई ने काफ़ी आईपीएस अफसरों को पीटा है अपनी सरकार में। तो जब मैंने सोचा कि ये वायलेंस नहीं हो जाए और आपस में पुलिस वाले जो मेरे जूनियर डरे भी हुए थे, बोले साहब आप रहेंगे तो ठीक होगा, वो बचना चाहते थे। तो फिर मैंने सोचा जब ये करना ही है काम, मिल जाती है। हाँ, मैं खुद करता हूँ और मैंने उसका बदला झेला भी है। दिस इज पार्ट ऑफ द ड्यूटी। फौज में जो एक फौजी होता है वो जान भी दे देता है। हम एक तरह से टॉर्चर हुए, मैं एक तरह से जिंदा शहीद हूँ। जी। करियर मेरा बर्बाद हो गया, ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई। 10 साल में सस्पेंड डिसमिस रहा, बहुत तकलीफ रही, उसकी खामियाजा बहुत इसके आफ्टर मुश्किल इफेक्ट झेलना पड़ा। जी बिल्कुल, इसके आफ्टर इफेक्ट्स पे भी हम बात करेंगे, आपने क्या झेला। लेकिन जो युवा हैं आज, वो शायद आपको नहीं जानते होंगे, इस घटना के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं इलाके के, वो सब उस घटनाओं के बारे में भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। थोड़ा सा इस पूरी घटना को, कैसे क्या मामला था, किस मामले में गिरफ्तारी करी, जो आज युवा लोग हैं और जो नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, उनको ये मामला क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा आप क्लियर करें, फिर मैं इसके आफ्टर इफेक्ट्स पे बात करूंगा। राइट। ऐसा है हिमांशु भाई, ये 23 जून 1995 को उस समय इन लोगों का नाम समाजवादी जनता पार्टी था जी। इनका एक रास्ता रोको आंदोलन था जी। उस टाइम में एसपी सीआईडी था, एसपी सिरसा नहीं था। जी। धर्मपाल मलिक साहब, मैं सोनीपत एसपी था, तो धर्मपाल मलिक साहब नाराज हो गए थे। उन्होंने भजन लाल जी से कह के मेरी बदली करवा दी थी कि एसपी सुनता नहीं है, तो उन्होंने मुझे एसपी सीआईडी चंडीगढ़ पंचकुला भेज दिया था। जब ये 23 जून 1995 को हिमांशु भाई ये रास्ता रोको आंदोलन होता है, तो इसमें लोकल एसपी सिरसा के एसपी सुधीर चौधरी थे और एसपी रेलवे अनिल डावरा थे। उस टाइम रेल के 8 डब्बे डिरेल हो जाते हैं, एक एफआईआर दर्ज होती है। अनिल डावरा एसपी साहब ने वो एफआईआर करी है, उसमें 7 आरोपी थे और इधर से जो है ये अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। शायद सुधीर चौधरी साहब उनको अरेस्ट करने से बच रहे थे जी। अनिल डावरा साहब भी शायद बच रहे थे कि यार ये कभी सरकार आएगी तो बदला लेंगे। प्रधानमंत्री थे, सेंटर में भी उनकी पावर थी और हाँ, तो ये बदला लेंगे इस तरह से बच रहे थे। तो चौधरी भजन लाल जी ने मुझे लगाया, एक तरह से मैं तो बलि का बकरा ही हो गया। नहीं लगाते और ना मैं उनको गिरफ्तार करता तो इतना झेलना भी ना पड़ता।
शायद लेकिन DGP से रिटायर होते हैं। हाँ डीजीपी, लेकिन somebody has to do the police duty, किसी को तो एक को इन्होंने आगे आना ही पड़ेगा। अरेस्ट जो भी करता उसको टॉर्चर करना ही था इन्होंने, तो वो चीज़ मेरे साथ हो गई, मेरा डेस्टिनी ले गया होगा। उसके बाद में क्या हुआ कि चौधरी बनलाल जी ने मुझे बताया कि वहाँ लैंड ऑर्डर ख़राब हो गया, आप अच्छे ऑफिसर हो, कड़क ऑफिसर हो, कंट्रोल करो। तो प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव साहब का फ़ोन आया है कि रेल कैसी गिर गई, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप कंट्रोल करो लैंड ऑर्डर, और वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, कई जगह रास्ते रुके हुए, लकड़ काट के ग्रीन ब्रिगेड ने डाले हुए थे। तो मैं वहाँ जाता हूँ और जाके पहले इनको मैसेज देता हूँ गिरफ्तारी दे दो, अजय और अभय को पुलिस वालों के थ्रू उनको बोलो अपनी अरेस्ट दे दें। तो अजय चौटाला साहब रैली करते हैं, एक शायद 8 जुलाई की बात है ये जो वारदात हुई, इसके लगभग 15 दिन बाद जी। और सिरसा में रैली करके वो कहते हैं कि एसपी में हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आके गिरफ्तारी ले ले। सिरसा में तो एक चौक के ऊपर, तो मैं वहाँ पे जो हमारे रेलवे पुलिस वाले थे और जो उसमें आईओ वगैरह और जो हमारे थानेदार वगैरह थे, डीएसपी वगैरह, हम लोग वहाँ कहते चलो भाई वहाँ अरेस्ट कर लेते हैं, अच्छा है घर की बजाय बाहर कर ले तो टकराव शायद अवॉइड हो जाए। तो मैं खुद गया ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, झगड़ा टंटा नहीं हो, शांति से अरेस्ट कर ले। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो अजय चौटाला साहब गाड़ी में बैठ के स्लिप हो गए। तो मैंने कहा वो तो आप पुलिस वालों को पूछा, आप कह रहे थे गिरफ्तारी देने वाले हैं, वो आ जाओ साहब आप। तो फिर मैंने वो बोले साहब वो तो स्लिप हो गए। मैंने कहा उनका पीछा करो, उनकी गाड़ी किधर गई है? बोले साहब इधर गई है राजस्थान की तरफ। तो हम उनके पीछे हो गए, राजस्थान का बॉर्डर नज़दीक ही है, वहाँ पंजाब बॉर्डर भी है। और वो अजय चौटाला साहब एमएलए थे नौहर से, तो वो अपने एरिया में चले गए, हम पीछा कर रहे थे। एक गांव है फफड़ाना या फैफाना नौहर में, तो वो वहाँ पे एक गाड़ी में से उतर के और एक डीएसपी के घर में घुस गए। तो गाड़ी वालों से, ड्राइवर वगैरह से पूछा, उन्होंने कहा साहब हमें तो नहीं पता। फिर गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने कहा साहब ये पड़ोस में जो डीएसपी का घर है वहाँ वो चले गए हैं, उनके फ्रेंड है, उनके पास है। तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके डीएसपी हितराम जी से पूछा, डीएसपी साहब यहाँ आपके घर में वो हैं? तो बोले साहब वो तो नहीं है। तो मैंने पुलिस वालों को कहा भाई तलाशी ले लो। तलाशी ली तो वहाँ एक जो मेन हाउस होता है उससे बाजू में एक कमरा था, उस कमरे में वो छुपे हुए थे। तो मैंने कहा अजय भाई बाहर आ जाओ, तो आपके पास भी हथियार है, हमारे पास भी है, गोली आप भी नहीं चलाना, हम भी नहीं चलाएंगे, और आप आराम से बाहर आ जाओ। तो वो बाहर आ गए और मैंने कहा आप तो कह रहे थे गिरफ्तारी देंगे में हमें, पुलिस को सिरसा में वहीं दे देते। तो बोला सर मेरी तो बेइज्जती हो गई, मैं तो वहीं गिरफ्तारी दे देता तो ठीक रहता, मैं सोचा कि आप शायद राजस्थान में नहीं आएंगे। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक दिन तो ये अरेस्ट होना ही था, बेल हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठो। और मैंने कहा रास्ता रोको आंदोलन है, नेता लोग करते रहते हैं, छोटे मोटे केस ख़त्म हो जाते, चलो। हमारी रास्ते में अच्छी तरह प्यार से बात करते हुए हम आ गए और उनकी शायद जल्दी बेल हो गई थी, एक दिन के अंदर ही उनकी बेल। मतलब इतना बड़ा मामला था नहीं ना। उसके बाद सुनो दूसरा अभय की अरेस्ट उसके 1-2 दिन बाद मुझे सीआईडी वालों ने, हमारे लोकल पुलिस वालों ने बताया कि अभय चौटाला जज साहब जो हैं उनके घर में छुपे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने उनको कहा था उनके घर की बजाय जब कहीं बाहर हो ये दोनों भाई, किसी दूसरी जगह पे हो, तब अरेस्ट ठीक रहेगा। घर में मान लो उनके पास बहुत आदमी और हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो वायलेंस होता है, उनके पास बहुत हथियार, लाइसेंस्ड वेपन है, काफ़ी कुछ है। तो मैंने कहा वो अवॉइड हो जाए तो वायलेंस अच्छा है। तो बोले जी आज यहाँ छिपा हुआ है। तो मैं चला गया, कुछ पुलिस वाले चले गए, हमने जज साहब से बात की, जज साहब यहाँ हैं? वो बोले हैं जी ये है। तो वो बोले ठीक है जी ले जाओ इनको। हमने उनको गाड़ी में बिठा के भेज दिया। तो ये कुछ दिन बाद इनकी, अजय चौटाला साहब की बेल तो एक दिन में ही हो गई थी और इनकी शायद 1 महीने में हुई है। ऐसा क्या फ़र्क था जो 1 महीने में हुई? वो शायद एमएलए थे इसलिए हो गई होगी, एमएलए नहीं थे। अच्छा। इसका कोई कारण। और जब हमने वहाँ अरेस्ट किया अजय चौटाला साहब की, तो लोकल पुलिस को भी हमने बता दिया था और स्पीकर साहब को भी बता दिया था, क्योंकि हम हॉट परशूट थे, पीछे पीछे उनके भाग रहे थे, जा रही थी गाड़ियाँ। तो अचानक तो एकदम तो लोकल पुलिस को बता नहीं पाए, लेकिन जैसे ही डीएसपी के घर पकड़ा तो हमारे आदमी ने उनको, एसएचओ ने बता दिया कि साहब ये बंदा यहाँ से आपके एरिया से हमने अरेस्ट कर लिया है। स्पीकर को भी मैसेज दे दिया, फैक्स भी भेज दिया और वो लोकल पुलिस को बता दिया। उसके बाद में हमने अभय चौटाला के बारे में कुछ दिन बाद चौधरी बदन लाल जी का मुझे फ़ोन आया
और वो बोले कि इनमें इनकी अभय चौटाला साहब की भी वही बेल करवानी है एसपी साहब। नरसिंह राव जी का फ़ोन आया, चौधरी देवलाल जी नरसिंह राव से मिले शायद, तो वहाँ से उन्होंने दखल दिया, चौधरी भजन लाल जी का भी बेल करवा दो इनकी। तो फिर रेलवे पुलिस ने ही एनओसी देकर हमने ही इनको बाहर निकाला। अच्छा, लेकिन इनका बदला कितना भयंकर था। अच्छा, अब चलिए हम आफ्टर इफेक्ट्स पे बात करते हैं। ये तो हो गया, कहते हैं ना वो बाहुबली पिक्चर का पार्ट 1। अब पार्ट 2 शुरू होता है जब ये सत्ता में आ जाते हैं, इनेलो की सरकार आ जाती है। तो कब आपको ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि भाई आपके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी है और ये कुछ आपके साथ कार्रवाई करेंगे? और फिर वो कार्रवाई क्या थी जो आपके साथ हुई? थोड़ा सा डिटेल में आप एक बार में विस्तार से बता दीजिए। और लास्ट में आपके करियर तक आपने क्या कुछ इसमें झेला? इन्होंने एक्चुअली मैं ऑलरेडी गुजरात में मेरा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था गुजरात के गृह मंत्री से, जब मैं एसपी गांधीनगर था जी। एक रुचि किडनैपिंग केस हुआ था, उसमें मैं सस्पेंड था। अच्छा, और यहाँ इसी फार्म हाउस पे मैं रह रहा था। अच्छा, यहाँ पे रह रहा था। तो उस केस में भी क्या हुआ था, थोड़ा ब्रीफली बताऊं कि गृह मंत्री जी जो हैं वो 3 आरोपी थे उसमें, नीलेश जाडेजा, दक्षा शुक्ला एंड जयसुख शाह। तो गृह मंत्री ये तीनों स्कूल से बच्ची को लेके आए थे, टीचर ने हमें बता दिया था ऐसे ऐसे। तो बाद में वो नीलेश जाडेजा लेके वो चला गया और उसको वो बड़ौदा, फिर बॉम्बे, फिर अम्बाला, फिर राजकोट, फिर अहमदाबाद वापस बच्ची को छोड़ा, जहाँ से हमने अहमदाबाद से हमने बच्ची को रिकवर किया और नीलेश जाडेजा को अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद में केस सीबीआई को दे दिया गया और इसको दक्षा शुक्ला जयसुख शाह को मैं अरेस्ट करना चाहता था। गृह मंत्री जी ने हमें, मेरे को, राईजी पाठक साहब को बुलाया कि साहब इनको दक्षा शुक्ला जयसुख शाह को बचाना है, सिर्फ एक बंदे का चलान आप कर दो, इन 2 को बचा लो। तो हमने कहा साहब देखो ये तो गलत है, हम नहीं बचाएंगे। मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं मर्डर, डेकोइटी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन वगैरह में मैं मदद नहीं करता हूँ, कोई भी बोलते चाहे। जो अकॉर्डिंग टू लॉ बनता है वही करेंगे। हाँ, सीरियस ऑफेंस यदि हम करने लगेंगे तो क्राइम समाज में बढ़ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। तो फिर वो बोले आईजी साहब इनको आप समझाओ। तो वो बोले रहने दो यादव साहब, ये सरकार है, हम कर्मचारी। मैंने कहा साहब आप दोनों को क्या भगवान से डर नहीं लगता? आप क्यों क्रिमिनल को बचाना चाहते हैं? ये गलत है। अब इसका हम जो अन्याय, दो जस्टिस है, एक मैन मेड जस्टिस, एक नेचुरल जस्टिस। तो कुदरत का कानून हमें दंड देगा यदि हम क्रिमिनल को छोड़ेंगे तो। तो फिर वो केस, वो सोचा कोऑपरेट नहीं कर रहा है एसपी, वो केस सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई से जयसुख शाह, दक्षा शुक्ला को बचा लिया गया और उसमें उल्टा मेरे को ही कह दिया गया कि ये इन्होंने मिस हैंडल कर दिया। और जबकि हमने लड़की बचा दी थी, उसमें मुझे मेडल मिलना चाहिए था, लेकिन उसमें मुझे सस्पेंशन मिला। और हरिन पंड्या ने, क्योंकि जहाँ पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पर फिर न्याय नहीं होता। नहीं सुनो, उसमें क्या हुआ, अगर ये कॉमन मैन में पकड़ा जाता तो शायद मिल जाता। हाँ, हरिन पंड्या ने ये कहा उसमें, जो संदेश अखबार का मालिक था फाल्गुन पटेल, उसने मुझे भी कहा था कि बचाओ, पत्रकार था वो खुद जयसुख शाह, कि इसको बचाओ। तो मैंने मना कर दिया। फिर गृह मंत्री ने कहा बचाओ, मैंने मना कर दिया। फिर गृह मंत्री के खिलाफ मैंने मुख्यमंत्री, गवर्नर को चिट्ठी लिख दी कि साहब ये इस केस में ऐसे ऐसे दखल डाल रहे थे, इनको बचाना चाहते थे क्रिमिनल को, इन पे कार्रवाई की इजाज़त दो मेरे को। तो वो प्रेस कटिंग में बता दूंगा आपको। तो हरेन पंड्या साहब का फ़ोन आया मेरे को कि आपने अपनी कब्र खोद ली है मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर, और मेरे रहते कैसी नौकरी करोगे? मैंने कहा साहब कब्र जो ऊपर वाला फैसला करेगा, आप मरे जाएंगे कब्र में या मैं जाऊंगा। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, ठीक है आप नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे नौकरी, आप जब नहीं रहेंगे तब कर लेंगे। और मैं केशु भाई से मिला कि साहब आपका मंत्री धमकी दे रहा है। कहता है मेरे पास भी वो 21 MLA लेके आया है, अब मैं हूँ मजबूर छूँ, मतलब मुझे आपको ही सस्पेंड करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे पे ही कार्रवाई कर दी। फिर मैंने देखा कि पॉलिटिकल सेटअप मेरे अगेंस्ट है, काम नहीं करने दे रहा, तो फिर नौकरी से मेरा मोह भंग हो गया और मैं यहाँ के रहने लगा। यहाँ के जब रहने लगा, सस्पेंड था मैं, डिसमिस हुआ नहीं था, तो यहाँ पे चौटाला साहब ने एक पर्चा दर्ज करवाया मुख्यमंत्री ने। उसमें जो है एक DSP थे समय राम कौशिक, और SP उस दौरान 2 रहे हैं। पहले एक SP राजपाल था, फिर SP मंजीत अलावत था, लेकिन जो IO था इस केस का वो समय राम कौशिक था। समय राम कौशिक ने एक कश्मीरा सिंह सफ़ीदों के पास एक गांव है धर्मगढ़ भोली जी, उसका एफिडेविट भी मेरे पास है, कॉपी मैं आपको दे दूंगा। जी। जब वो बाद में केस चला तो उसने एफिडेविट दिया
कि साहब मेरे फेवर में कि साहब इस आदमी ने कोरे कागज़ पर, समय राम कोसिंग ने और एसपी ने मेरे को कोरे कागज़ पे साइन करवाया। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? कहता नहीं नहीं, जो आप लाइसेंस वगैरह ले रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, उसमें ये साइन की ज़रूरत है। उसको पता नहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे। कोर्ट में जज के सामने उसने बयान दिया, एफिडेविट दिया मेरे फेवर में कि कोरे कागज़ पे मेरे साइन करा के कि एसपी ने सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग किया, और वो सब बाद में उस पर लिख लिया कोरे कागज़ पे। फिर उस कंप्लेंट पे जो है मेरे को गिरफ़्तार किया गया। और समय राम कोसिक और मंजीत अहलावत 2003 17 दिसंबर मुझे चौटाला चौकी में ले गए। थानेदार की कुर्सी पे अभय चौटाला साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने जैसे कहा, तुम्हें याद है तुमने हमारे साथ गिरफ्तार किया था, ये किया था, तो मैंने कहा सब ये हमने तो लीगल कार्रवाई करी थी, लेकिन आप जो ये कर रहे हैं अभी मेरे साथ, बोले इसको कानून के दायरे में आप, मैं बोले इसको लिटाओ, इसकी चित्र परेड करो। तो मैंने कहा आप मेरे साथ कानून से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हो। हाँ, अगर कुछ कानून में बनता है तो कर लीजिए। केस ठीक है, कर दिया, मैं केस भुगत लेता, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, ये गैर कानूनी है। बोले तुम हमें जानते नहीं थे। मैंने कहा आप जान गए हो। तो जानता नहीं था। तो जो है फिर उन्होंने मेरी चित्र परेड करी और काफ़ी बेरहमी से मारा, और उसके बाद जो है मेरा जो पाजामा था वो भी जो है वो खून से लथपथ हो गया, काफ़ी बुरा हाल, मैं बेहोश हो गया। फिर ये खुद समय राम कोसिक और मंजीत अहलावत इसको कहने लगे, साहब ये मर जाएगा तो कस्टडी में रिमांड पे है, तो हम सब लोग फंस जाएंगे इसके मर्डर में। तो बोले ठीक है, इसको ले जाओ और वही थाने में वापस ले जाओ। तो फिर मेरे को सफ़ीदो थाने में वो ले गए। उसके बाद भी कुछ आपको इसकी वजह से कुछ टॉर्चर हुआ, आपकी सर्विसेज में कुछ दिक्कत आई? नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि इनकी 2005 में सरकार चली गई, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मार्च 2005 को मुख्यमंत्री बन गए। और जैसे कि ये केस मेरे खिलाफ चल रहा था, मैंने सोचा आप पॉलिटिकल हेल्प भी ले ली जाए, वैसे तो लीगली हम लड़ ही रहे थे। तो मैं मिलता हूँ, मैं सिरसा जब एसपी था तो मेरी कुमारी शैलजा मैडम से, वो मंत्री होती थी, उनसे मेरी जान पहचान हो गई थी जी। तो मैं उनके घर दिल्ली गया। मैंने कहा मैडम मेरे साथ जुल्म हुआ है, ऐसे मामला हुआ है, तो आप इसमें मदद कर दीजिए, केस मेरा ख़त्म हो जाए और जो मेरे पर चौटाला साहब ने टॉर्चर किया उन लोगों पे कार्रवाई हो। तो बोली जी यादव साहब मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को मेरी कंप्लेंट पे लेटर लिखा, बोले अपनी पीए को कहा इनका लेटर अभी ड्राफ्ट करो और हुड्डा साहब को चिट्ठी भेजो, इनके साथ अन्याय हुआ है, इनका केस ख़त्म हो और उन पर कार्रवाई हो, झूठा केस ख़त्म हो और जिन्होंने टॉर्चर किया उन पर कार्रवाई हो। तो ये चिट्ठी हुड्डा साहब के पास चलेगी। हुड्डा साहब ने डायरेक्शन दी, राजीव दलाल डीजीपी थे, कि आप इसमें इंक्वायरी करा के और इनकी कानूनी कार्रवाई करो। यानी हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, नवीन जिंदल और राव इंद्रजीत सिंह, उस समय ये चारों ये लोग कांग्रेस में थे। अभी 2 बीजेपी में आ चुके हैं, राव साहब, इंद्रजीत और वो नवीन जिंदल, लेकिन उस समय चारों कांग्रेस में थे। इन चारों से मिला, इन चारों ने मेरी हेल्प करी। मेरा केस जो था वो लगभग इनकी मदद से ख़त्म हो गया। लेकिन आधा काम हुआ, जो मैंने बयान दिया पुलिस को कि साहब इन्होंने मुझे ठोस बयान की कॉपी मैं आपको दे दूंगा 2005 में। यानी कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हटे, कॉम्प्रोमाइज़ आपने वहाँ भी नहीं किया? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मेरी बात सुनो ना। उसके बाद मैंने जो बयान दिया कि साहब मेरे को चौटाला चौकी में ले जाके टॉर्चर किया गया, तो उस बयान पे कार्रवाई करी नहीं गई। शायद उस समय के जैसे जो हालात थे, पॉलिटिकल विल नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये ठीक है यादव साहब का बचाव तो कर दो, लेकिन इनको अभय चौटाला या सुमेराम कोसिक या मंजीत वगैरह को इनको अंदर डालने की जरूरत नहीं है। यादव केस तो खत्म करवा दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई, जैसे गांव में पंचायत में किसी तगड़े ने कमजोर को पीट दिया तो बोला भाई अब चलो खत्म करो इस मामले को, लेकिन उसको तगड़े को सजा नहीं दे सकते। उसको सजा नहीं दी। और लोग जो कह रहे हैं कि यादव साहब 22 साल बाद क्यों बता रहे, 2005 में मैंने बता दिया था सरकार आते ही, लेकिन हुड्डा साहब की सरकार ने उस पर एक्शन नहीं लिया। हाँ, मेरी मदद करी, उसके लिए मैं हुड्डा साहब का भी धन्यवाद दूँ, शैलजा जी का, नवीन जिंदल और अपने राव इंद्रजीत सिंह, सब का धन्यवाद दूँ। मेरा केस ख़त्म करवा दिया। उसके बाद मैं जब नवीन जिंदल का पीए लग गया, 2007 से 10 तक उनका पीए रहा। 10 में मेरी नौकरी बहाल हो गई। बहाल होते ही मैं गुजरात चला गया, और गुजरात में
12 साल मैं आईपीएस की नौकरी करके आया, 60 साल की उम्र में रिटायर होके फिर हरियाणा आ गया। जब गुजरात में गया तो उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे, तो मैं उनसे मिला। तो कहने लगे, अरे यादव साहब कहाँ चले गए थे आप इतने दिन, मैं तो बुला रहा था आपको, आप आए क्यों नहीं। मैंने कहा साहब वो आपका गृह मंत्री बोला मेरे रहते कैसे नौकरी करोगे, और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। वो कह रहा था आपने कबर खोद ली, छोड़ूंगा नहीं। तो मैं उससे जो है सोचा कि सरकार में जब एक आईपीएस में और मंत्री में या आईएएस में जब टकराव होता है, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन, तो अच्छा होता है कि भारत सरकार को उस ऑफिसर को कहीं और डाल देना चाहिए। हाँ, उसका क्योंकि उस पॉलिटिशियन का कैरियर तो वहाँ होता है, लेकिन ऑफिसर को तो कहीं भी भेज सकते हैं। तो उस समय उनको मेरे को भेज देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं भेजा, डिसमिस हुआ। फिर दोबारा वहाँ गए तो बोले याद साहब, उन्होंने बैठाया मेरे को, अच्छी बात करी और बोले आपको जिले वगैरह में लगा दूँ, अच्छी पोस्टिंग, बोलो क्या कर कहाँ लगा दूँ। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव चीफ मिनिस्टर साहब जो अब प्रधानमंत्री जी है। तो मैंने कहा सब मैं तो इस सारे एपिसोड में जो स्ट्रगल हो गया, यहाँ तो आपके गृह मंत्री जी हरीन पंड्या से हो गया, वहाँ चौटाला साहब से हो गया, मैं तो वो टॉर्चर वगैरह, और आई एम सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें आदमी ज़्यादा हैवी ड्यूटी नहीं कर सकता। वो चीज़ बार बार कुछ चीज़ें उसको हॉन्ट करती हैं, याद आती हैं। हाँ, ट्रॉमा से वो याद आता है। मैंने कहा सब मैं जिला वगैरह नहीं चला पाऊँगा आप, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, रोज ऐसे मैटर होते हैं जिसमें रोज एसपी को, हाँ रोज एसपी को फैसला करना पड़ता है, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको कानून कुछ कह रहा है, नेता कुछ कह रहा है, उसमें वो टकराव होता है रेगुलर। पावर और लॉ के स्ट्रगल में जीतती पावर है, और फिर कानून लागू करने वाले बेचारे मारे जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि बोले यादव साहब कोई बात नहीं, आप कहाँ जाना चाहते हो बताओ। मैंने कहा सर मुझे रिजर्व पुलिस में एसआरपी में लगा दीजिए। उन्होंने अपने जो पीएस थे आईएएस मुर्मू साहब, उनको बुलाया, बोले भाई यादव साहब को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ये जहाँ कहीं उनको पोस्टिंग दो और इनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। 12 साल मैं एसआरपी में ही रहा और वहाँ शांति से नौकरी करके मोदी साहब की मेहरबानी से अब मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही है और मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। जब ये भूपेंद्र यादव जी का चुनाव था 2024 में, तो 6 अप्रैल 2024 को मैंने यहाँ मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, योगी जी को जो नीतियाँ हैं, उनसे प्रभावित होकर कि जो इस्लामिक आतंकवाद है, इसको मोदी जी और योगी जी जैसे ही रोक सकते हैं। इसलिए मैंने बीजेपी भूपेंद्र यादव साहब के कहने से, यहाँ हमारी माँ दादी नानी सब राजस्थान के, पिताजी भी हमारे राजस्थान में थे, तो बीजेपी उनके कहने से मैंने ज्वाइन कर ली। थोड़ा बहुत बीजेपी के लिए काम करता हूँ, बाकी मेरा मुख्य। अभी आप बीजेपी में हैं? बीजेपी में, हाँ जी, 6 अप्रैल से, पिछले 6 अप्रैल 2024 से बीजेपी में हूँ। उनके लिए काम भी करता हूँ। लोकसभा में मैंने काम किया, नवीन ये जो है अपने राव इंद्रजीत की मदद करी, यहाँ पे अपने जो लोकल एमपी हैं धर्मवीर जी, उनकी हेल्प करी है, और यहाँ अलवर में ये अपने भूपेंद्र यादव जी की हेल्प करी है। और दूसरा जो मुख्य कार्य जो मैं करता हूँ, मेरा जो है हॉबी है, वो भगवान बुद्ध के मैं शरण में चला गया, ध्यान सिखाता हूँ, विपश्यना ध्यान। तो मेरे पास लोग आते रहते हैं, उनको मैं ध्यान सिखाता हूँ। तो अभी कुछ राजनीतिक विल भी है आपकी, कुछ चुनाव लड़ने की टिकट के लिए, कुछ ऐसा कुछ माइंड में है कुछ कि भाई राजनीति के अंदर कुछ सक्रिय भूमिका में जाया जाए, या ऐसी कोई पद या सरकार दे दे आपको, पद बीजेपी दे दे, या फिर अगले चुनाव में जब चुनाव हो तो उसमें कोई टिकट वगैरह मिल जाए, ऐसा कुछ भी प्रयास है? हिमांशु भाई, मेरी मोदी जी और योगी जी जैसे नेता जो है, जो परिवार से ऊपर उठकर, जो घर बार सब छोड़कर और देश सेवा कर रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद से और सारा इससे माफिया से लड़ रहे हैं, तो इनके हाथ मजबूत करना है, इसलिए पॉलिटिकली मैं उनके साथ हूँ। बाकी मुझे तो 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है, उसमें मुश्किल से गुजारा होता है, यानी मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं हैं। राजनीति में जानता हूँ कितनी महंगी हो गई है, तो इसलिए, लेकिन बीजेपी पार्टी के लिए मैं कमिटेड हूँ, लाइफ लॉन्ग कमिटेड हूँ। तो उस यदि मोदी जी योगी जी जैसे लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपको ये लड़ना पड़ेगा चुनाव, पार्टी हित में ज़रूरी है, तो उनको फंडिंग भी उन्हीं को करनी पड़ेगी। आई डू नॉट हैव फंड्स, ये पार्टी को बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनको देखना है वो मुझे कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। आई एम कमिटेड टू बीजेपी। आपने हमारे बहुत सारे मुश्किल सवालों का, जिन पे आमतौर पर जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो लोग हमें पहले कहते हैं जी आप क्या पूछेंगे, ये पूछना, ये मत पूछना, लेकिन आपने हर सवाल का जवाब दिया। जो ना हमारा कोई पहले डिस्कशन हुआ, जो मैंने जैसा पूछना चाहा, जो मेरे दिमाग में सवाल थे, मैंने सब कुछ पूछे। अब अंतिम शब्दों के रूप में अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें तो उसके बाद हम इस चर्चा को अपनी तरफ से विराम देंगे। हाँ हिमांशु भाई, एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, इसमें मुझे बीजेपी पार्टी ने नहीं कहा कि अभय चौटाला के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करो, ना ही हुड्डा साहब या कांग्रेस ने कोई कहा है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो।
ना ही हुड्डा साहब ने कोई धर्मेंद्र कवारी को स्पेशली मेरे पास भेजा है। कई लोग कहते हैं कि ये इंटरव्यू मैंने कुछ मैनिपुलेट करके किया है, कोई बदले में कुछ मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं। ना ही जज पाम ने आरोप झूठा है। ये मैंने पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में बताया है कि जनता अच्छे लीडर चुने जो कि ऐसे IAS IPS अफसरों को पीटते हों, उन पे जुल्म करते हों, ऐसे लोगों को ना चुने। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक दिन सब सुधर जाएंगे। नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि अधिकारियों को इस तरह उनकी बेरहमी से पिटाई ना करें। यदि कुछ गलत करते हैं केस वेस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह उनको जलील, उनका आत्मसम्मान को इतनी चोट ना पहुंचाएं कि भले लोग कह दें भाई अपने बच्चों को IAS IPS में हम तो भेजेंगे ही नहीं, वहाँ जाके ठुकना है तो क्यों भेजना है। और दूसरी बात, मैं विपස්සना ध्यान सिखाता हूँ। तो भाइयों, किसी को भी विपස්සना ध्यान सीखना हो भगवान बुद्ध का द्वारा खोजी हुई विधि, तो मुझसे यहाँ कांटेक्ट कर सकता है। और मेरा फ़ोन नंबर है 9726052314 9726052314। नमो बुद्धाय। सर्वे भवन्तु विपස්සना ध्यान होता क्या है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए दर्शकों को। विपස්සना ध्यान में ये बताया है, जैसे बाकी धर्मों में और बुद्ध धर्म में क्या फ़र्क है कि बाकी धर्म कहते हैं विश्वास करो, भगवान आपकी मदद करेगा। हैव फेथ, चाहे वो कोई सा ही धर्म हो, लगभग सारे विश्वास पे टिके हुए हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई आपको दूसरा नहीं बचाएगा, आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। यू हैव टू सेव योरसेल्फ। आपने खुद बचाना है। आत्म दीपो भव, बी दाई लैम्प दाई सेल्फ। और वो ज्ञान खुद प्राप्त करना है। गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, गुरु भी आपको धोखा दे सकता है। उंगली माल को उसके गुरु ने ही कहा था 1000 उंगली ला के दो, उससे 999 कत्ल करवा दिए थे उंगली माल से, तो उन्होंने फिर उनको बचाया था, ज्ञान दिया था। तो ये जो चीज़ है इसमें ये उन्होंने ध्यान क्या होता है, उन्होंने कहा भगवान पे भी ध्यान नहीं करो, आपकी बॉडी और माइंड, ये बॉडी माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। It's part of the total cosmos, your body, your mind. Your mind is connected to the cosmic mind. Your body is connected to the cosmic body. तो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी बॉडी पे ध्यान दें। जैसे कि बॉडी में होती सेंसेशंस, प्लेजेंट सेंसेशन, पेनफुल सेंसेशन और न्यूट्रल सेंसेशन, उनको देखें। और माइंड में होते हैं थॉट्स, इमोशंस, परसेप्शंस, मेंटल फॉर्मेशंस, कॉन्शियसनेस, उसको देखें। देखते देखते आपको इंसाइट्स मिलेंगी, राइट व्यू मिलेंगी, और धीरे धीरे ध्यान से ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान से मुक्ति, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ये उनका मार्ग है। और श्वास पे ध्यान दो और नीचे एडी से चोटी तक बॉडी की स्कैनिंग करो। माइंड में क्या विचार चल रहे हैं उनको देखो। जैसे माइंड में लहरें चलती हैं, इमोशंस चलती हैं, उनको धीरे धीरे शांत करो, थॉटलेस हो जाओ। और धीरे धीरे आपके अंदर अत्तो दीपो शरणम, ऐसी कल्पना करो कि अंदर एक द्वीप है, टापू है। टेक रिफ्यूज इन द आइलैंड विद इन योर सेल्फ, और उस टापू पे आप रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे कबीर जी ने कहा है, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में साग, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। गॉड इज़ विद इन यू, ट्राई टू फाइंड इट विद इन यू। आप कल्पना करिए मेरे हृदय में ही भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। जैसे हनुमान जी करते कि मेरे अंदर यहाँ, मेरी छाती फाड़ के दिखाते राम यहाँ है, तो ऐसे आप कल्पना करिए कि भगवान बुद्ध यहाँ बैठे। जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो सोचिए कि यहाँ बैठे हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अंदर से, जो भी धर्म बाहर का, ये भाई आडंबर धर्म का है, ये गलत है। एकांत में बैठकर अपने को भगवान से जोड़ना, इतना ही धर्म है। बाकी सब सोशल एक्शन है, रिलीजियस एक्शन इतनी है कि हम भगवान का बैठ के एकांत में ध्यान करें, और उससे हमारा विकास हो जाएगा। भगवान हमें हर चीज़ का जवाब देगा। एक सवाल और आ गया मेरे दिमाग में, आपकी बातों से एक नया सवाल आ जाता है। जैसे अभी आपने बताया कि इतना टॉर्चर आपके साथ हुआ और आपने ध्यान की बात भी की, शक्ति की बात की, तो कभी लगता नहीं कि वो लोग दोबारा सत्ता में आ गए और आप इतना बोल रहे हैं तो कुछ दोबारा से हो सकता है? और जैसे मैन पावर तो नेताओं के पास हमेशा होती है। वो एक फिल्म है नायक, उसमें है कि भाई सरकार में रहा तो पुलिस से पिटवाएगा और सरकार के बाहर रहा तो गुंडों से पिटवाएगा। तो इसका डर नहीं लगता आपको? ऐसा है जी, जब मैं तो जिंदा शहीद हूँ यानी मैं तो मौत से कई बार बचा हूँ। यानी कि ऐसा है, जब एक गहरी बात बताता हूँ, जब ध्यान में आप जाते हैं आपको पता लग जाता है। हिमांशु भाई, हमारी 3 बॉडी है। ये जो बॉडी के अंदर ही जैसे प्याज के 3 छिलके होते, इस तरह कल्पना करो। तो एक बॉडी तो फिजिकल बॉडी है, दिख रही है, ये माँ के गर्भ से पैदा होके और शमशान घाट या कब्र में चली जाती है। वहाँ इसकी बिगिनिंग है, वहाँ उसका एंड है। इसके अलावा एक मेंटल बॉडी होती है, मेंटलिटी,
जो जैसी हम धारणाएं थिंकिंग प्रोसेस एक्शंस होती हैं, सारा वो जो मेंटल बॉडी होती है वो रीबर्थ लेती है, आदमी बनती है या जानवर बनती है, देवता बनती है, जो भी इस तरह की प्रक्रिया है वो जाती है वहाँ पे कर्मानुसार। और तीसरी एक बॉडी है जिसको कॉस्मिक बॉडी कहा है, बुद्धिज्म में उसको धर्म काया कहा है, हिंदुइज्म में उसको आत्मा कहते हैं। तो वो कभी नहीं मरता। जो हमारी रियल बॉडी है, दैट वाज नेवर बोर्न एंड दैट विल नेवर डाई। हिमांशु वाज नेवर बोर्न एंड हिमांशु विल नेवर डाई। और वो जो बाहर की दो बॉडी हैं वो चेंज होती रहती हैं। अंदर वाली जो सॉलिड बॉडी है आत्मा, वो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावके न चैन कलिदन तापो न शोष्यति मारुते। हे अर्जुन, उसको ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता, ना हवा सुखा सकती है, ना हथियार मार सकता है, तो तू डरता किससे है? तो वो जो हमारी कॉस्मिक बॉडी है, जब वहाँ उसको आप ध्यान में टच कर जाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये फिजिकल और मेंटल बॉडी तो मैं नहीं हूँ, असली चीज़ मैं ये नहीं हूँ। तो ऐसे आदमी को कभी मारा नहीं जा सकता। सो आई वॉज नेवर बोर्न एंड आई विल नेवर डाई। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ खुलकर अपनी इतनी सारी बातें रखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिमांशु जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवतु मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो नमो।